भारतीय संस्कृति का जो डंका है पूरी दुनिया में यूं ही नहीं बजा है। उसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह रही है। बल्कि हो भी क्यों ना, एक जमाना था जब हम गांव में रिश्तों की जो मजबूत बुनियाद होती है उनको देखा करते थे। गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी। सभी लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। लेकिन आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे इस तरीके से भाग रहे हैं कि रिश्ते के मायने भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण, कितने एग्जाम्पल है जो हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। आज एक ऐसा उदाहरण है जो कि एक व्यक्ति ने एक राह चलती महिला को अपनी बहन बनाया होता है। कई साल तक उसके हाथों से राखी भी बंधवाई होती है। फिर जब वही व्यक्ति, जब उसकी मानसिकता जो होती है इतनी ज्यादा विकृत होती है, इतनी ज्यादा खराब होती है कि जिसका हमें ये कहानी सुनाते हुए भी वाकई शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि दुनिया में कैसे कैसे मानसिकता के, विकृत मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। जिस महिला को उसने बहन बोला हुआ था उसके ही इज्जत को वह तार तार कर देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है राजस्थान के जो राजधानी है जयपुर, और फिर जयपुर से महज 200 किलोमीटर दूर एक जिला लगता है चूरू। और इसी जिले में जो महिला थाना है, 10 अक्टूबर के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास एक शादीशुदा महिला थाने में पहुंचती है और थाने में जाकर के तहरीर देती है। कहती है कि साहब, एक व्यक्ति है जो मेरा मुंह बोला भाई है, वह अपने दोस्तों के साथ कई बार मुझ पर बलात्कार कर चुका है। मैं करूं तो क्या करूं? बस मेरे सामने एक ही ऑप्शन है कि मैं अपनी खुदकुशी करके अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, या फिर मुझे न्याय दे दीजिए। और फिर यह बात सुनकर के शुरू में पुलिस को लगता है कि पता नहीं ये महिला ऐसी बातें क्यों कर रही है, मगर उस महिला के पीछे का जो दर्द होता है, जब पुलिस ने उसको जानने की कोशिश की होती है तो फिर वाकई ये हैरान करने वाली होती है कि एक महिला ना जाने कितने समय से यह दर्द महसूस कर रही होती है और उसके दर्द को कोई महसूस ही नहीं कर रहा होता है। और फिर कहानी जो होती है दरअसल 2013 से शुरू होती है। ये महिला अपने मायके से जो कि अपने ससुराल जा रही होती है, बस में बैठी हुई होती है, और फिर 2 वाली सीट पर, यानी कि जिस सीट पर 2 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं उसी सीट पर बैठी हुई होती है। और उसी सीट पर एक व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र होता है, महेंद्र भी उसके पास में आकर के बैठ जाता है। दरअसल इस महिला को वह अकेले देखता है और अकेले देखने के बाद उससे बातचीत करता है, और बातचीत करते करते उसने उसको कब अपने रिश्ते की बहन बना लिया होता है पता ही नहीं चलता। वो दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा खुश होते, इतने सारे बात किए होते अपने घर की, परिवार की, अपने बच्चों की, और फिर अपने ना जाने कितने कितने बातें अपने आपस में शेयर कर लेते हैं। ये रिश्ता एक मजबूत बंधन वाला भाई बहन का रिश्ता बन चुका होता है। और फिर जाते जाते जब ये महिला अपने बस से उतरती है और फिर जाते जाते अपने भाई को एक मोबाइल नंबर भी भेंट कर देती है, और फिर मोबाइल नंबर लेने के बाद फिर ये कभी कभार एक दूसरे से बातें भी कर लिया करते थे। अब त्योहार आता है रक्षाबंधन का, ये 2013 की बात होती है। वह लड़का उसके घर पर, उसके मायके पहुंच जाता है, और मायके में आने के बाद उसे राखी भी बंधवा लेता है। और फिर ये जो होती है साल पहला होता है, और फिर यह सिलसिला शुरू हो जाता है। साल 2014 आता है, 15 आता है, 16 आता है, और फिर 1-2 साल ऐसे होते हैं जहां पर गैप हो जाता है, मगर इन दोनों भाई और बहन को हमेशा बातचीत होती रहा करती थी। ये रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत होता चला गया कि इस रिश्ते पर कोई भी उंगली उठाने वाला था ही नहीं। बात चाहे ससुराल की हो, चाहे फिर बात मायके की हो, दोनों ही पक्ष इस लड़के पर इतना ज्यादा विश्वास किया करते थे, महेंद्र पर, कि शायद सगे भाइयों पर भी इतना विश्वास नहीं होता है। और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, मगर इस महेंद्र की विकार मानसिकता होती है, विकृत मानसिकता होती है। वे अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर राक्षस छुपा हुआ होता है। शायद वे इस राक्षस को ना तो ससुराल वालों ने पहचाना होता है, ना ही मायके वालों ने पहचाना होता है। और एक दिन वह अपने 2 दोस्तों के साथ उसके ससुराल पहुंच जाता है। फिर ससुराल में आने के बाद उस महिला से कहता है कि मैं तुम्हें अपने, जो कि अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहता हूं, और फिर मेरे परिवार के साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। और फिर ये महिला तैयार भी हो जाती है। ये कहता है कि मैं तुम्हें भंदवाड़ा लेकर के चलता हूं, और भंदवाड़ा ले जाने की वजह से यह अपने साथ इसको लेकर के जाता है। मगर इत्तेफाक की बात होती है कि उस दिन इसके ससुराल में कोई नहीं होता है, वे सिर्फ अकेली होती है। और अकेले होने की वजह से वो इतना विश्वास किया करती थी, ना तो उसने अपने मायके वालों को यह बात बताई होती है, और फिर ना ही अपने ससुराल वालों को यह बात बताई होती है कि वो आज महेंद्र के साथ जा रही है। महेंद्र उस दिन अकेला नहीं होता है, बल्कि उसके साथ उसका दोस्त राम अवतार भी साथ होता है। ये उसके जीप में बैठ करके सीधे पहुंच जाते हैं। दरअसल इन्हें जाना होता है भंदवाड़ा, और ये पहुंच जाते हैं काला डेरा। और काला डेरे में इस महिला को दरअसल एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अभी तक ये समझ नहीं पा रही होती कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। और फिर इसके बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद ये 2 दोस्त मिल करके उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। वो चिल्लाती है कि भाई भाई भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधी थी भाई, तुमने मुझसे वादा भी लिया था जिंदगी भर मेरी
रक्षा करने का, भाई ऐसा मत करो। तो वो चिल्लाती है, महिला रहम की भीख मांगती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन महेंद्र और राम अवतार के कानों पर उसकी आवाज नहीं पहुंच रही होती है। उसके साथ वह मुंह काला करते हैं और फिर एक दिन नहीं, ये सिलसिला लगातार जो होती है 20 दिन तक चलता रहता है और 20 दिन तक इस महिला के साथ वह मुंह काला करते रहते हैं। और फिर उधर यह अचानक से जब गायब हो जाती है ससुराल से, तो ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं, तो मायके में फोन करते हैं। आखिरकार मायके वाले भी आखिरकार परेशान हो जाते हैं। वे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और फिर वहां जाने के बाद इस महिला की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद पुलिस भी ढूंढने की कोशिश करती है, मगर महिला शादीशुदा होती है। इसलिए पुलिस को प्रथम दृष्टि यह शक होता है कि महिला अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है या फिर चली गई है। काश की पुलिस उसकी गहराई में जाती तो शायद इस महिला के साथ जो अपराध हो रहा होता है वो शायद रुक जाता और फिर अपराधी जो होते हैं वे आसानी से पकड़े भी जाते, क्योंकि महिला जो होती है उसके पास उसका मोबाइल नंबर होता है। उस मोबाइल नंबर के आधार पर सीडीआर निकालवाई जाती और फिर तमाम तरीके की बातें होती जो जांच में क्लियर हो जाती। मगर पुलिस ने इस मामले को उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जितना कि गंभीरता से लेना चाहिए था। ये बात होती है मार्च 2021 की और फिर इसके साथ 20 दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। और जब ये बात होती है 20 दिन पूरा जब हो जाता है, जब इस महिला के साथ, जब मैं बता रहा हूं कि उसके साथ 20 दिन तक महिला उसके साथ रहती है और फिर उसके साथ वह लगातार जो बारी बारी से बलात्कार पे बलात्कार किया करते थे और उसके साथ उसके कमरे में रहा करते थे और उसके साथ जरूरतों का ख्याल रखा करते थे, उसके खाने पीने की बहुत सारी चीजें, वो महिला चीखने और चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके दूसरे तीसरे दिन ही कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद उसकी आवाजें जो होती है निकल ही नहीं सकती थी। यानी कि उस महिला के साथ जो भी अश्लील हरकतें की गई थी, जैसा भी इन्होंने गलत काम किया होता है, उसका उन्होंने एक वीडियो तैयार कर रखा था और उसके कुछ फोटोग्राफ्स खींच लिए थे और ये कहते हुए कि अगर तुमने ये बात किसी से शेयर की तो फिर यह बात जो पूरी जमाने में इंटरनेट के माध्यम से फैल जाएगा। अब वो जो महिला होती है 20 दिन तक उनके साथ रहती है और फिर उसके बाद वह अपने मायके में चली आती है। उधर पुलिस के जो पास एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है और फिर पुलिस को क्या बयान देती है पता नहीं चलता है, मगर जो ये अपराधी जो होते हैं इनके मंसूबे और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इन्हें लगता है कि शायद वे अब उनके साथ कुछ कोई नहीं करेगा और फिर ऐसे ही वह अपराध पे अपराध करते चले जाएंगे। फिर महीना जो होता है जून का आता है, यानी कि 25 जून को एक बार फिर इस महिला को धोखे से बुलाया जाता है और फिर ये कहते हुए कि जो तुम्हारी वीडियो है, जो तुम्हारे फोटोग्राफ मोबाइल में उतारे होते हैं, आज भी तुम्हारे सारी चीजें खत्म कर देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। धोखे से घर के पास में ही एक गली में बुलाया जाता है और फिर उसके साथ फिर उस महिला का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद फिर उसी जगह पे रखा जाता है जिसका नाम होता है काला डेरा। वहां पर रखने के बाद इस महिला को फिर से 15 दिन तक रखा जाता है और फिर 15 दिन फिर वही उसके साथ उसी तरीके का बलात्कार करते हैं। वह महिला बार बार वही गुहार लगा रही होती, वही दुहाई दे रही होती, काश 2013 में उससे बस में मिले ही ना होते तो शायद ये आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। वे रोती है, चीखती है, रहम की भीख मांगती है, मगर उसकी जो आवाज होती है, उसकी जो दर्द होती है, परेशानी होती है, उसकी जो पीड़ा होती है, महेंद्र के कानों तक पहुंच ही नहीं रही होती है। इसके बाद फिर जो कहानी आगे बढ़ जाती है, महिला अपने घर आती है और घर आने के बाद ये जो जून का महीना होता है निकल जाता है, जुलाई भी निकल जाता है, मगर इस महिला से फोन पर वह लगातार बातें कर रहे होते हैं और जैसे ही ये सितंबर का महीना खत्म होता है तो फिर एक बार फिर यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इस महिला को फिर जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की जाती है। मगर जो काम इस महिला को पहले करना चाहिए होता है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वह करती है महिला। उसने अपने आप से एक वादा किया कि इस बार मुझे उसके साथ नहीं जाना है, बल्कि जाना है तो मुझे थाने जाना है। और फिर वह चूरू थाने पहुंच जाती है और फिर वहां जाकर के जो एसएचओ होते हैं ओम प्रकाश को पूरा वाकया सुनाती है और फिर कहती है कि साहब मुझे इंसाफ चाहिए। और इसमें जो भी आरोपी है उसमें आरोपी इस बार सेकेंड मीटिंग में आरोपी 3 हो जाते हैं और पहले मीटिंग में 2 आरोपी होते हैं। यहाँ पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, पुलिस घटनाक्रम की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और फिर पुलिस देर आई मगर दुरुस्त आई। अब शायद इस महिला को एक न्याय की उम्मीद है और फिर न्याय इसे मिलना ही चाहिए और जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और फिर यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और फिर ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए एक नजीर बन जाए और फिर भविष्य में किसी बहन, किसी बेटी, किसी बहू के साथ इस तरीके के आपराधिक घटनाएं ना घटे। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है और फिर आप जहां भी रहें अपना परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।